हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। मैं हाजिर हूं फिर से एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जून 2014 को, जो कि जून 2014 का ये पार्ट 1 है। इसके बाद जून 2014 का पार्ट 2 भी आएगा, है ना। ये मध्यकालीन भारत का इतिहास को हम लोग कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ठीक है। मध्यकालीन भारत के इतिहास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं हम लोग। इसके साथ ही ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, ठीक है। मैं अपने प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक दिया रहता हूँ, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितने प्रकार के इंपॉर्टेंट्स नोटिस, पीडीएफ नोट्स या पीडीएफ्स होते हैं वो मैं यहीं पर अवेलेबल कराता हूँ। और ये हमारा चैनल का लिंक है, जो कि ये भी डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, तो आप यहाँ से हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप नए हैं तो पहले आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को देख लें, सेशन को समझ लें। यदि आपको लगता है कि इस सेशन से आपको बेनिफिट होता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा कोई बात नहीं। यूट्यूब पे और भी बहुत अच्छे चैनल हैं जो आपकी तैयारी को अच्छा कराते होंगे और अच्छा ही कराएंगे, ठीक है। और रही बात इस चैनल की, तो इस चैनल से भी आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है, आपको एक बेहतर मार्गदर्शन मिल सकता है। उसके अलावा मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं क्यों इतना महत्व देता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो भी नए विद्यार्थी हैं उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का गहन अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। ये मैं अपने प्रत्येक वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जब आप गहन अध्ययन करते हैं तो इससे आपके दो फायदे होते हैं। पहले तो ये कि आपको ये पता चलता है कि एनटीए यूजीसी नेट का अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, किस लेवल के टॉपिक्स को पूछ रही है, डेप्थ कितना है ना, किस टॉपिक्स को बार बार रिपीट कर रही है, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। उसके अलावा एनटीए यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 20 से 25% सवाल सीधे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेपर 2 में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी आपको बेनिफिट होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लेने से आपके 20 से 25% सवाल सॉल्व हो जाने की वजह से आप भीड़ से कहीं आगे रहेंगे, ठीक है। तो आइए वक्त को ना बर्बाद करते हुए आज शुरू करते हैं आज का पहला सवाल, जो कि एनटीए यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है ना, जून 2014 का। तो इसमें सवाल है कि भारत में, ठीक है, भारत में किसके शासन काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु संत थॉमस आया था, ठीक है ना, संत थॉमस आया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गोंडो फर्नीस, ठीक है। तो गोंडो फर्नीस के दरबार में संत थॉमस आया था। गोंडो फर्नीस थे कौन? तो ये पल्लव वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे, ठीक है ना। ये पल्लव वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे, ठीक है ना, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे, ठीक है। इनकी राजधानी क्या थी? इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी तक्षशिला को। किसको? तक्षशिला को। तक्षशिला को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। इनके शासनकाल में क्या होता है कि 57 ईस्वी में ईसाई धर्म प्रचारक आया था, ठीक है ना। ईसाई धर्म प्रचारक, और ये कौन धर्म प्रचारक था? यही संत थॉमस, ठीक है ना, संत थॉमस ही आए थे। चलिए अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक तरफ है अभिकथन और दूसरा दिया गया है तर्क, ठीक है। तो जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ कि जहाँ कहीं भी अभिकथन और तर्क हो, है ना, जहाँ कहीं भी अभिकथन और तर्क हो तो बीच में हमें क्योंकि जोड़ लेना है, ठीक है। क्योंकि जब ये वर्ड आप इस्तेमाल कर लेते हैं दोनों अभिकथन और तर्क के बीच में, तो आपको दोनों के बीच संबंध बनाने में आसानी होती है। तो आइए पढ़ते हैं। भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन कला दृढ़ता से स्थापित हो गई थी, क्योंकि संतलत काल में भारत में कागज़ उद्योग विकसित हुआ, ठीक है।
तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि भारत में तुर्क साम्राज्य की जब स्थापना हुई थी उसके साथ ही इतिहास लेखन की कला जो है वह पूरी तरह से स्थापित हो गई थी। ठीक है, इसकी जानकारी हमें कहाँ कैसे मिलती है, तो अगर हम बात करें तो इसकी जानकारी आप अल-बिरूनी के तहकीक हिंद से हम प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अल-बिरूनी, अल-बिरूनी की पुस्तक का क्या नाम है? तहकीक ए हिंद, ठीक है ना। इससे इसकी जानकारी हमें मिल सकती है। उसके बाद शम्स सिराज हैं, उन्होंने लिखा तबकाते नासरी, सिराज ने लिखा था, ठीक ना, तबकाते नासरी, तबकात ए नासरी, ठीक है। तो इन अमीर खुसरो की भी रचना है, एक और है अमीर खुसरो की रचना, ठीक है। तो अमीर खुसरो की भी रचना है, इससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो भारत में जब तुर्क साम्राज्य की स्थापना हुई थी उसके साथ ही इतिहास लेखन दृढ़ता से स्थापित हो गई थी, क्योंकि जितने भी यात्री भारत आए थे, जैसे कि अल-बिरूनी भारत आए हो या शम्स सिराज आए हों, है ना, या अमीर खुसरो आए हों, ये सब यात्री भारत के विषय में, है ना, इतिहास लेखन का कार्य कर रहे थे। तो ये बात तो मानने वाली है कि भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन स्थापित हो गया था, इतिहास के बारे में लिखना शुरू हो गया था। ठीक है, अब बात करते हैं क्योंकि संतलत काल में भारत में कागज़ उद्योग विकसित हुआ। ये बात भी बिल्कुल सही है कि संतलत काल में भारत में कागज़ का उद्योग विकसित हो चुका था। ठीक है, लेकिन हम लोग ये देख सकते हैं कि ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहा है दोनों, ठीक ना, दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं है, यानी आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि दिल्ली के राजगीर एवं संगत रास समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले उन शिल्पकारों से अधिक उत्तम है। ठीक है, तो यह किसने कहा? ये कहा अमीर खुसरो ने। ये किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा था अपनी पुस्तक में। अमीर खुसरो की पुस्तक का नाम, इससे पहले का क्वेश्चन मैंने नहीं कराया लेकिन अभी मैं करा देता हूँ, किरानुस सादेन, और भी इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो किरानुस सादेन हैं और भी बहुत सारी रचनाएं। तो अपनी रचनाओं में अमीर खुसरो ने कहा कि दिल्ली के राजगीर एवं संगत राज समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले उन शिल्पकारों से अधिक उत्तम है। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हम आज का अगला क्वेश्चन है, संतलत काल में सेना की प्रशासनिक देखभाल निम्नांकित में से कौन करता था? ठीक है, संतलत काल की बात हो रही है ना। जब संतलत काल की बात हो तो याद रहे हमें कभी भी मुगल कालीन किसी भी राजा की बात नहीं करनी है। ये संतलत काल में जो 5 मुख्यतः राजवंश थे, है ना, जिसमें कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और लोधी वंश, ये सब जो थे, इन्हीं वंशों की बातें होती हैं। ठीक है, तो इसमें मुगल वंश को दिमाग में नहीं रखना। तो यहाँ सवाल क्या है कि संतलत काल में सेना की प्रशासनिक देखभाल निम्नांकित में से कौन करता था? ठीक है, और ये मैं बता दूं कि ये सवाल एकदम सेम यही सवाल आपको रिपीट भी हुआ है पिछले कई सेशंस को अगर आप देखेंगे तो ये सवाल आपको मिलेगा। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि एनटीयूजीसी नेट जो है क्वेश्चंस को रिपीट भी करती है। तो यहाँ जो सवाल है कि सेना की प्रशासनिक देखभाल कौन करता था, तो वह करता था आरिजे मोमालिक। ठीक है ना, वो कौन करता था? आरिजे मोमालिक करता था। संतलत काल में सेना की प्रशासनिक देखभाल कौन करता था? आरिजे मोमालिक करता था। ठीक है, इसका प्रधान को दीवाने आरिज कहा जाता था। इसका जो प्रधान होता था यानी कि हेड, इसे दीवान ए आरिज कहा जाता था। ठीक है ना, तो जहाँ कहीं भी दीवाने आरिज दिखे समझ जाइए कि वो सेना की बात कर रहा है। ठीक है, और एक और बात है आरिजे मोमालिक, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की गई थी बलबन के द्वारा। ठीक है ना, आरिजे मोमालिक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बलबन के द्वारा। ठीक है, बलबन ने और क्या किया था? रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। रक्त और लौह की नीति अपनाई थी।
ठीक है ना, रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। और दीवान यारिस का मुख्य कार्य क्या था, इनका मुख्य कार्य क्या था, इनका मुख्य कार्य था सैनिकों एवं घोड़ों के हुलिया रखते थे। ये सैनिकों और घोड़ों का हुलिया लिखते थे, ठीक है ना, हुलिया लिखते थे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में अधिकांशता, ठीक है ना, देश में अधिकांशता अच्छी कृषि जोत है एवं भूमि बहुत उपजाऊ है, सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है, विजयनगर राज्य से संबंधित उपरोक्त कथन किसका है। ठीक है, तो ये बात कही थी अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने। किसने कही थी? अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने कहा था। ये ईरानी राजदूत था, ठीक ना, ये ईरानी राजदूत था। ठीक है, और 1442 में, कितना में, 1442 में देवराय द्वितीय के शासनकाल में है ना, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। इसने विजयनगर राज्य की ही प्रशंसा करते हुए, ये बात जो कही गई है किसके बारे में कही गई है? इसी विजयनगर साम्राज्य की प्रशंसा करते हुए इसने कहा कि देश में अधिकांशतः अच्छी कृषि जोत है ना, एवं भूमि बहुत उपजाऊ है, सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है, विजयनगर राज्य से संबंधित। ये बात किसने कही? तो अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने कही थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि, है ना, कि एक महिला एक शासक के रूप में अपने दायित्व का भली भांति पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती क्योंकि मूलभूत रूप से उसमें बुद्धि संपन्नता की कमी होती है। ठीक है, तो ये बात किसने कहा था? ये बात इसामी ने कहा था। ठीक है ना, ये बात किसने कहा था? ये इसामी ने कहा था इस बात को, कि एक महिला एक शासक के रूप में अपने दायित्वों को भली भांति पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती क्योंकि उसमें मूलभूत रूप से क्या होती है? बुद्धि की कमी होती है। ठीक है, तो ये बात किसने कहा? इसामी ने कहा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हमें इनके कथनों पर विचार करना है। तो आइए पढ़ते हैं कथनों को, जो कि 4 ऑप्शन के रूप में है। शेर शाह ने अफ़गानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक फैले हुए साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, ये बात पढ़ लिया हम लोगों ने। उसके बाद दूसरा पढ़ना है हमें, प्रशासन में हिंदवी, ठीक है, प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग करना शेर शाह के व्यावहारिक ज्ञान का द्योतक है। उसने कठोरता से कानून व व्यवस्था को लागू किया। ठीक है, और शेर शाह ने सोने के सिक्के का चलन समाप्त कर दिया। ठीक है, तो अब हमें इसमें क्या करना है कि कूट का चयन करना है कि इस चारों बातों में से कौन से, देखिए ऑप्शन में हमारे पास 2 ही हैं, या तो 1 3 2 3 1 4 या 2 4। तो इसमें से सही ऑप्शन तक हमें पहुंचना है, तो वो हम लोग पहुंचते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो पूरी तरह से गलत है। ठीक है ना, कि शेर शाह ने अफ़गानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक फैले हुए साम्राज्य की स्थापना की, ये बात बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। प्रशासन में उसने हिंदी भाषा का प्रयोग करना और शेर शाह के व्यवहारिक ज्ञान का द्योतक है, ये बात बिल्कुल सही है कि उसने प्रशासन में अपने हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। उसने कठोरता से कानून व व्यवस्था को लागू किया, ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद शेर शाह ने सोने के सिक्के के चलन को समाप्त कर दिया, ये बात बिल्कुल गलत है। उसने किसी सोने के सिक्के के चलन को समाप्त नहीं किया था। ठीक ना, तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर 2 और 3 ही सही हैं। तो देखते हैं 2 और 3 ऑप्शन नंबर हमें बी में दिखाई देता है, तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के लिए इतने सारे वीडियोज़ लेकर के आता हूँ
और निश्चित रूप से इन वीडियोस का आपको फ़ायदा मिलेगा और मिलता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारी यूट्यूब की फैमिली बहुत छोटी है, ये मैंने अपने 2-3 वीडियोज़ में भी पहले भी कहा है। तो उस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे जो भी व्यूअर्स आते हैं वो स्टूडेंट्स आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं, है ना। लेकिन उनके अंदर एक साइकोलॉजी होती है। निश्चित रूप से कंटेंट अच्छा पे तो विद्यार्थी रुकेंगे ही, जो समझते हैं वो रुकते ही हैं। उसके अलावा भी क्या होता है कि बहुत सारे साइकोलॉजी है ऐसी कि अच्छा इनके पास सब्सक्राइबर कम है, ये चैनल न्यू है, तो अभी इन पे क्या ठहरना, तो वो लोग अलग अलग चैनल्स पर स्विच करते रहते हैं, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश रहेगी कि आप लोग अगर आते हो और अगर आप लोगों को इस चैनल से बेनिफिट है ना, और अपने बेहतर एक मार्गदर्शन चाहते हैं, तो इस चैनल को कम से कम सब्सक्राइब करें। एक आइडियल सब्सक्राइबर, मैं बहुत नहीं बोलता हूँ कि मिलियन में हो, बिलियन में हो, है ना, एक आइडियल सब्सक्राइबर जितनी होनी चाहिए लगभग, कि हाँ भाई कोई लोग आए तो इस चैनल पर रुके, कि नहीं भाई इस पर बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो इस पर रुकना चाहिए। तो जब वो रुकेंगे तो निश्चित रूप से वो तमाम वीडियोज़ को देखेंगे, है ना, जो सेशन को अटेंड करे उस सेशन को अटेंड करेंगे। तो उससे क्या होगा कि वो उनके लिए ही लाभ होगा, और मेरे लिए तो बस मोटिवेशन का काम करेगा ही अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बस इतनी सी गुजारिश है, तो आप सपोर्ट करें, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित को सही कालक्रम में रखकर कूट में दिए गए उत्तरों में से कौन सा उत्तर सही उत्तर है चिन्हित करें, ठीक है। तो हमें इन्हें सही कूट लगाना है, तो आइए हम सही कूट लगाते हैं। तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? हम जानते हैं कि खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद पालखेड़ का युद्ध कब हुआ था? पालखेड़ का युद्ध हुआ था 1727 में। कब हुआ था? 1727 में, ठीक। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, ठीक है। उसके बाद धर्मत का युद्ध कब हुआ था? तो धर्मत का युद्ध हुआ था 1658 में, ठीक है। तो अब मैंने डेट लिख दिया है, डेट के हिसाब से आप चाहें तो बहुत आसानी से सही कूट तक पहुंच सकते हैं, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर 3 में दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं की गई? देखिए यहाँ बात हो रही है नहीं की गई, किसकी बात हो रही है? ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना। किसके काल की बात हो रही है? अकबर के काल की बात हो रही है, ठीक है। तो किसकी रचना नहीं की गई है? तो वो तारीख़ फरिश्ता की रचना नहीं की गई है, ठीक है ना। तारीख़ फरिश्ता की रचना नहीं की गई है। तारीख़ फरिश्ता की रचना किसने की थी? हिंदू बेग ने, ठीक ना। किसने की थी? हिंदू बेग ने, ठीक है। हिंदू बेग ने की थी, और ये अकबर के शासनकाल में नहीं लिखी गई। जबकि हुमायूं नामा, तारीख़ शेरशाही और तबकाते अकबरी, ये तीनों अकबर के काल में लिखी गई है। जैसा कि हुमायूं नामा किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने, गुलबदन बेगम द्वारा रचित है, ठीक है। तारीख़ शेरशाही अब्बास खां शेरवानी ने लिखा, ठीक है। अब्बास खां शेरवानी द्वारा रचित है, ठीक है। और तबकाते अकबरी, ये किसने लिखा? निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा, निज़ामुद्दीन अहमद, ठीक है। तो समझ में आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है, ठीक है, किस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहां से संबंधित एवं जानकारों को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया? ये किसने लिखा? तो ये लिखा है मुतमिद खां ने। ये किसने लिखा है? मुतमिद खां ने, ठीक है। और ये मुतमिद खां क्या थे? ये जहांगीर के समय के इतिहासकार थे, ठीक है। जहांगीर कालीन इतिहासकार, ठीक है ना, जहांगीर कालीन इतिहासकार थे, ठीक है। और इनकी जो रचना है उनका क्या नाम है? इकबाल नामा-ए जहांगीर। इनकी रचना क्या है? इकबाल नामा-ए जहांगीर, ठीक है। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठें, नोट्स बनाते रहें, एक्स्ट्रा फैक्ट्स को लिखते रहें, ये आपको काम देगा, ठीक है।
और इन्होंने ही ये कहा कि जहांगीर के समय में ही ये इतिहासकार थे। इन्होंने कहा कि नूरजहाँ से संबंधित एवं जानकारों को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया है, ठीक है ना। और जहांगीर ने मेहरुन्निसा से ही 1611 में विवाह किया था, ठीक है ना। जहांगीर ने 1611 में, कब किया था? 1611 में मेहरुन्निसा से क्या किया? विवाह किया, ठीक है ना, 1611 में। और इसी मेहरुन्निसा का उपाधि दी, ठीक है, उपाधि दी, और वो उपाधि ही थी नूरजहाँ, जिसके नाम से ये प्रसिद्ध हुई, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कोई कूट भी नहीं है, यानी कि अन्य 3 ऑप्शन गलत हैं। तो हम लोग इसमें बात करते हैं, पढ़ते हैं। मुगल कालीन भारत में, यानी कि मुगल कालीन जो भारत चल रहा था उसमें अमीर वर्ग यूरोप की तरह एक विधि सम्मत वर्ग था। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। अमीर वर्ग यूरोप की तरह विधि सम्मत नहीं थे। मुगल अमीरों को उच्च स्तरीय प्रशासन में शामिल नहीं किया जाता था, ये बात भी बिल्कुल गलत है। मुगल के जितने अमीर थे उन्हें उच्च स्तरीय प्रशासन में शामिल किया जाता था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ क्या दिखा गया कि नहीं किया जाता था, इस वजह से ये बात गलत हो गई। उसके बाद है ईरानी, तुरानी एवं शेखजादा अमीरों के बीच सामाजिक विभेद लुप्त हो गया था, ठीक है ना। ईरानी, तुरानी एवं शेखजादा अमीरों के बीच सामाजिक विभेद लुप्त हो गया था, ये बात भी बिल्कुल गलत है। ईरानी, तुरानी एवं शेखजादा अमीरों के बीच सामाजिक विभेद लुप्त हो गया था, ये बात गलत है, ठीक है ना। ऐसा कोई बात नहीं था, विभेद लुप्त नहीं हुआ था। ईरानी, तुरानी और शेखजादा अमीरों के बीच भेद था, ठीक है। डी पढ़ते हैं, वह अमीर जिनके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक मुगल शासकीय सेवा में रह रहे थे उन्हें खानज़ादा कहा गया, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ ऑप्शन नंबर डी ही सही है, तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ हमें देखने को मिलता है सूची 1 और सूची 2। तो हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो आइए मिलान करें। इजारा क्या है? तो इजारा जो है ये एक लगान को ठेके पर देने की प्रथा है। क्या है इजारा? किसे कहा गया? लगान को ठेके पर देने की प्रथा को इजारा कहा गया। हासिल क्या है? हासिल है मुगलों के अंतर्गत भूमि लगान। हासिल क्या है? मुगलों के अंतर्गत भूमि लगान, ठीक है। उसके बाद गल्ला बख्शी क्या है? गल्ला बख्शी है भूमि लगान निर्धारण एवं एकत्रण, है ना। भूमि लगान निर्धारण एवं एकत्रण का मुगलों के अंतर्गत एक तरीका। और नाबूद क्या है? नाबूद है वह क्षेत्र जहां फसल खराब हो गई हो, ठीक है। तो अभी जो मैंने मिलान किया, इस मिलान से सही कूट तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया है कथन और तर्क। तो हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, बीच में क्योंकि लिख देना है ताकि दोनों के बीच संबंध आसानी से जुड़ सके। तो आइए हम लोग कथन और तर्क पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा जो अभी कथन तर्क है वो है, सैन्य दृष्टि के संदर्भ में औरंगजेब का शासन अलंकृत नहीं था, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि सैन्य दृष्टि के संदर्भ में औरंगजेब का शासन अलंकृत नहीं था। औरंगजेब के समय तो सैन्य शक्ति और प्रबल हो चुकी थी, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि वह मराठों के नियंत्रण में नहीं ला सका था, ठीक है। तो ये बात सही है कि वह मराठों को नियंत्रण में नहीं ला सका था, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो सैन्य सहायता था या जो भी सैन्य शक्ति थी वह अलंकृत नहीं थी, ये बात बिल्कुल गलत है। तो हमारा ए गलत है, आर सही है। ये किस में देखने को मिल रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। ए सही नहीं है किंतु आर सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ भी हमें शिवाजी के अंतर्गत, है ना, किसकी बात की गई है? शिवाजी के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन विभाग के नाम दिए गए हैं और उस विभाग के अध्यक्ष का पद दिया गया है और हमें मिलान करना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है? मिलान करना है। तो आइए मिलान करें।
तो राज परिवार एवं दरबारी मामले से संबंधित विभाग ये कौन सा होता था? तो ये होता था मंत्री का विभाग, ठीक है ना। ये कौन होता था? मंत्री होता था। उसके बाद विदेशी मामलों से संबंधित विभाग वो कौन था? विदेशी मामले से संबंधित विभाग सुमंत देखते थे, ठीक है। उसके बाद शाही पत्र व्यवहार संबंधी विभाग कौन देखता था? तो वो सचिव देखता था, ठीक है ना, सचिव। उसके बाद वित्त विभाग को कौन देखते थे? वित्त विभाग को अमात्य देखते थे, ठीक है। तो अभी जो मैंने मिलान किया, इस मिलान के हिसाब से आपका सही कोड तक आसानी से पहुंच सकते हैं। मुझे तो यहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य के तीव्र विघटन, है ना, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य के तीव्र विघटन के लिए निर्बल राजनीतिज्ञ एवं अयोग्य सेना नायक उत्तरदायी थे, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। केवल सेना नायक ही उत्तरदायी नहीं होते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है ना। तो ये बात गलत है। इस काल, क्योंकि, है ना, यहाँ क्योंकि लगा देना है, क्योंकि इस काल के मुगल राजनीतिज्ञ और अमीर अपने स्वार्थों की पूर्ति में व्यस्त थे, उन्हें साम्राज्य की नियति से कोई रुचि नहीं थी। ये बात बिल्कुल सही है। तो हमारा ए गलत है, आर सही है। तो आइए देखते हैं किस में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, ए गलत है लेकिन आर सही है। तो आइए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। हमारा आज का आखिरी सवाल है, सॉरी आखिरी सवाल, संभवतः आखिरी सवाल नहीं, आखिरी सवाल नहीं है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। तो पूर्वाग्रह और पक्षपात आलोचनात्मक दृष्टि को धुंधला करते हैं और आलोचनात्मक अन्वेषण को बाधित करते हैं। यह हिस्टोरियोग्राफी से क्वेश्चन है, ठीक है। यह कथन किस मध्ययुगीन इतिहासकार का है? ठीक है, तो यह कथन किसका है? यह कथन है इब्न खल्दून का, ठीक ना, इब्न खल्दून का यह कथन है। इब्न खल्दून की भी पुस्तक का नाम क्या है? तहकीक-ए-हिंद, ठीक है ना, तहकीक-ए-हिंद, तहकीक-ए-हिंद, ठीक है ना, तहकीक-ए-हिंद। इसमें क्या किया कि इसने भारत के वास्तविक स्थिति की ईमानदारी के साथ व्याख्या की है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने आज के आखिरी सवाल की तरफ, और ये भी सवाल जो है वो हिस्टोरियोग्राफी से संबंधित है, लेकिन चूंकि ये दोनों मुग़ल से थे, ठीक है, ये भी मुग़ल से था और ये भी मुग़ल से था, तो मैं इसको इसी में करा दिया, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं आज का आखिरी सवाल। मुग़ल केंद्रीकृत सत्ता की वास्तविकता एक बात है, वह अच्छी थी अथवा बुरी थी, यह दूसरी बात है। उपरोक्त में से यह कथन किसका है? तो ये कथन है J.F. रिचर्ड्स का, ठीक है ना। ये कथन किसका है? J.F. रिचर्ड्स का है कि मुग़ल केंद्र की सत्ता की वास्तविकता एक बात है, वह अच्छी थी या बुरी यह दूसरी बात है। तो ये किसका कथन है? J.F. रिचर्ड्स का, ठीक है। तो यहाँ पर आज का हमारा सेशन होता है समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को एक बेहतर मार्गदर्शन दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।